और खास करके भाई से माफी चाहता हूँ कि मुझे आने में बहुत तो तय दिन से मैं शमीम भाई का जो प्रोग्राम लगाने में बड़ी मेहनत करते हैं और सभी कार्यकर्ताओं से अपना सर झुका के माफी चाहता हूँ कि मुझे आने में थोड़ी नहीं बहुत और इसने जो कहा ना सुल्तान बन के और सल्तनत में, ना तो मैं सुल्तान में विश्वास करता हूँ ना सल्तनत। हमारे संविधान में सुल्तानों को भी खत्म कर दिया और सल्तनत को भी खत्म कर दिया। आज इस देश में संविधान की वजह से तुम्हारे इच्छा अपने अपने सुल्तान, और इसीलिए इस देश में संविधान खत्म करने की बात हो रही है। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की थियोरी है, तो थियोरी क्या है? इस देश में विविधता है, इसलिए हर राज्य में चुनाव अलग अलग तरीके से होते हैं, अलग अलग समय पे होते हैं। अरे ये बीजेपी वाले लोकसभा का एक चुनाव फरवरी से मई तक करवा है। फरवरी में पहला चुनाव होता है, पहले टप्पे का, और 7वां टप्पा आता है मई में। तो लोकसभा का 5 साल का चुनाव इतना दिन लेते हैं, तो पूरे देश का इलेक्शन एक साथ करेंगे क्या? हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र का चुनाव एक साथ हुआ था। जम्मू कश्मीर और हरियाणा निकाल दिया, महाराष्ट्र छोड़ दिया। मुझे सर्वे बता रहा था कि वो 110 के ऊपर नहीं जा रहे। मुझे फक्र है कि मैं ऐसे राज्य से आता हूं जिस राज्य में शाहू फुले अम्बेडकर का जन्म हुआ और उनकी विचारधारा, ये विचारधारा वो विचारधारा है जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान बनाने में मदद की। उनकी विचारधारा से ही संविधान बना है। और मैं संविधान अपने तमाम कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूं कि ये लड़ाई हमारी विचारधारा की है। ट्रेन में बैठे हुए 80 साल के बुढ़े को जब फाइट मारी जाती है, तो मैं हूं या तुम हो, अपना खून खोलना ही चाहिए। मुसलमान इसलिए में नहीं रहता, किसी भी बूढ़े बाप को कोई भी नौजवान मार नहीं सकता। क्या तुम तुम्हारे बाप के ऊपर हाथ उठाओगे क्या? मेरी अजीत पवार से लड़ाई इतनी थी कि शरद पवार तुम्हारे बाप से बड़े थे। ठीक है, उनको कैंसर की बीमारी थी, वो जरा जरा थके हुए नजर आ रहे थे, लेकिन दिमाग तो काम कर रहा था उनका। तो अब तो आपने क्या क्या नहीं बोला उनको? पहले जाओ ना, घर देख जाओ ना, हो गई ना तुम्हारी उम्र। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपका बाप अगर बुरा हो गया तो उसको घर से निकालोगे? कितने लोग यहाँ से घर निकालने वाले, घर से निकालने वाले? कोई आदमी अपने अब्बा को घर से निकालता है क्या? ये पूरे भाषण में होता है कार्यकर्ताओं के सामने। क्या उनकी उम्र हो गई है, इन्होंने रिटायर होना चाहिए? ये कौन होता है भाई? तू कौन होता है साहब को रिटायर करने वाला? हम भी तो है उनके साथ। तेरा उनका खून का रिश्ता है और उनका हमारा विचारों का रिश्ता है। नहीं हटे। शरद पवार जी ने कहा कि मैं बीजेपी के साथ नहीं आऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं आऊंगा। उनको जाना ही जाओ, हमने रोका नहीं। हम भी चाहते तो हम भी चले जाते। और इस देश की विचारधारा कभी भी जातिवाद नहीं सीखी। इस देश की विचारधारा कभी भी सेक्युलरिज्म के खिलाफ बातें करना नहीं सिखाई। वो गुजरात में हत्या हुई, कई हत्याएं हुई, उसमें से एक की वो बानो, क्या नाम उसका चल रहा है, बिल्किस बानो। 14 हत्याएं हुई उसके घर पे, उसके ऊपर भी बलात्कार हुआ। वो मर गई ऐसा समझ के लोगों ने उसको छोड़ दिया मारने वालों, और वो बच गई। वो बच के बंबई आ गई और वो एक कानूनन लड़ाई लड़ी
इसमें सब लोग गिरफ्तार हो गए, उनको उम्र कैद की सजा लगी। यही बीजेपी सरकार थी गुजरात में, उन्होंने खास कानून बनवाया और उसको याद रखना। सब आरोपी बाहर आए, उनके लड्डू पेड़े खाए और उन्होंने क्या कहा पता है कि ये लोग सवर्ण है, बड़े जात के हैं। मैं बड़ी जाति का नाम नहीं लेता हूँ, लेता है कहीं बड़ी बवाल हो जाएगा। ये ऊपर जाति के हैं तो ये ऐसा निचला काम नहीं कर सकते। तो निचला काम क्या नीचा नहीं करेगा? तो आज उड़ीसा में जिस औरत के कपड़े उतारे गए वो कौन था सामने वाला? पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन में रेप करता है। उड़ीसा में बीजेपी का राज है, कोई नहीं बोल रहा है। वो बंगाल में किसी डॉक्टर ने क्या किया तो ममता दीदी पैसा गए, ऐसे ममता दीदी ने रेप करवाया। समान न्याय होना चाहिए, समान न्याय। विशालगढ़ में जो हुआ, मैं बार बार उसकी याद दिलाऊंगा कि प्रशासन को यह बताया गया था 5 जुलाई को कि ऐसा कुछ होने वाला है, आप सतर्क रहिए। जिला अधिकारी और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को जाके निवेदन दिया था कि वो घुसने वाले हैं, सतर्क रहिए। 12 तारीख को पुलिस स्टेशन गए, बताया कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन बंदोबस्त नहीं लगाया। रात के अंधेरे में 100 लोग ऊपर चढ़ गए और सुबह होते ही 1300 साल पुराना दरगाह जो 1058 में बनवाया था उसका भट तोड़ डाला, नीचे उतरे राक्षस। और जो शिवाजी महाराज ने गांव बनाया था गजापुर, उसमें मस्जिद थी, मस्जिद का पूरा सब नक्शा बना। शिवाजी महाराज ने अपने आदेश में कहा था कि जिस भी गांव में तुम जाओ, उस गांव की खेती को, उस गांव के औरतों को, उस गांव के मंदिर मस्जिदों को और उस गांव की पवित्र किताबों को कभी भी हाथ मत लगाना। यह आदेश आज भी लिखित में लिखता है। शिवाजी महाराज कभी जात पात मानते हैं? आप तो बहुत लोगों को कम मालूम होगा कि शिवाजी के महाराज के गुरु हुआ करते थे, उनका नाम है याकूब बाबा। रत्नागिरी का कोई है क्या? रत्नागिरी का तो शिवाजी महाराज उनको बहुत मानते। मैंने में एक बार उनकी दुआ लेने जाते थे, शिवाजी महाराज ने उनके नाम पे 722 एकड़ जमीन इनाम करके रखी है। आज भी वो इनाम का पेपर आपको उस गांव में मिलता है। ये थे शिवाजी महाराज। जब वो औरंगजेब के दरबार में गए तो किसको लेके गए? एक मुसलमान को, मदारी मेहतर। ये भारत महाराष्ट्र का इतिहास है। हमारी ज्योतिबा फुले की बीवी, जिसने पहली बार औरतों के लिए स्कूल खोली, सावित्रीबाई, उसके साथ कौन खड़ी थी? फातिमा भी। दोनों को पत्थर मारे गए, दोनों को गोबर मारा गया, दोनों पीछे नहीं हटी। आज जितनी भी अयोध्या में पीढ़ी लिखी दिखती है ना, वो सब सावित्रीबाई फुले और फातिमा भी की देन है। ये विचारधारा छोड़ ही नहीं सकते हम। ये महाराष्ट्र के राज्य से गद्दारी होगी। इतना पैसा खा रही है सरकार, इस बार महाराज का पुतला आधे से फूल गया। और वो जो आपके था ना, जयदीप आपके जो उसने बताया था, वो तो पहला पैसा पुलिस के हाथ में मिला कि मालूम नहीं उसने ऐसा चिट्ठी लिखा था कि मैं घर में जाने वाला हूँ, चाय पीने वाला हूँ, घर में पुआ भी खाने वाला हूँ, मेरा पुआ खा के हो जाएगा, चाय पी के हो जाएगा, तो 4:30 बजे की तब आप आ जाना और मुझे पकड़ के ले जाना। ऐसा कोई आरोपी पकड़ा जाता है क्या? हमको मालूम नहीं कि आरोपी कैसे पकड़े जाते हैं और आरोपी हाजिर कैसे किए जाते हैं। जो इस्लाम मालूम है ना आप लोगों को?
इसको कैसा हाजिर किया जाता है, किसके ऊपर कैसी झूठी केस बढ़ाई जाती है, देखो मुमरा में रहते तो सब मालूम है, मुझे नहीं मालूम था इतने दिन, लेकिन अब मालूम होने लगा है। तो बात हक की, रेलवे में किसी बुढ़े आदमी को मारना ये क्या मदद की बात थी? वो मुसलमान था, इसलिए मैं पुलिस स्टेशन नहीं गया, लेकिन मेरे बाप को कोई ऐसा मारता तो मैं चुप रहता। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं वहां पहुंचा, केसेस बढ़वाई, अच्छा आरोपी अरेस्ट हो गए। आपको शायद याद होगा और याद रखो कि धर्मांतरण का मुद्दा उठा था इधर, तो पुलिस कहते थे ये 400 लोगों का धर्मांतरण हो गया और यहां से कुछ नौजवान काम करते हैं। यूपी की पुलिस आ चुकी थी, कुछ नाम उन्होंने निकाले थे, 56 नाम थे, 56 नेम्स। मैंने सोचा घर में बैठ के अगर ये 56 लोग अरेस्ट हो गए तो इनकी तो जिंदगी तबाह हो जाए। किसी को इलाहाबाद कोर्ट में रखते, किसी को लखनऊ कोर्ट में रखते, किसी को जौनपुर कोर्ट में रखते, किसी को गोरखपुर कोर्ट में रखते, किसी को सिद्धार्थनगर कोर्ट में रखते। क्या करते बेचारे का माँ? तो मैं एक दिन मुझसे पुलिस स्टेशन में पहुंचा और मैंने पूछा कि भाई इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक नाम बताओ तो धर्मांतरित हुआ है, और एक नाम बताओ तो उस आदमी की वजह से इस बात की बात हुई है। ये जैसा ही सवाल मैंने खड़ा किया, 24 घंटे के अंदर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि एक आदमी का भी धर्मांतरण नहीं है। उसके बाद जितने बच्चे पकड़े थे सभी को छोड़े। लेकिन आपको क्या देखना है, संगठन को क्या देखना है? आपको मालूम है राज्य सरकार की ताकत क्या होती है? आज आसाम में एनआरसी लग गया है, किसी को मालूम है आपको कि आसाम में एनआरसी लग गया है? आसाम में सबसे बड़ा डिटेंशन कैंप है, इसको मालूम है? आसाम का मुख्यमंत्री हिमंता शर्मा बिस्वास ये सबसे बड़ा जातिवादी धर्मांतरी था, फैनेटिक है, फैनेटिक पागल। आसाम का इतना करप्शन देश में कहीं नहीं हो रहा है। हर एक गाड़ी जो अंदर जाती है 3000 रुपया देना पड़ता है। मनोहर भाई 3000 रुपया गाड़ी अंदर जानी, बाकी टैक्स फिक्स करो। ये टैक्स को कहते हैं आसाम टैक्स। तो आसाम में आना है ना, वो 3000 रुपया गाड़ी अंदर लेंगे। इतना भ्रष्टाचार। लेकिन वो करता क्या है, दिन भर मुसलमानों को गाली देने के सिवा वो कुछ नहीं। और आसाम में बड़ी तादाद में मुसलमान हैं, फिर भी आसाम का मुसलमान घबराया। क्या मालूम लोग आपको घर में आ जाएंगे और उठा के जेल में डाल देंगे के नाम पे। तो राज्य सरकार की ताकत कम ना समझो। सीए और एनआरसी में सबसे बड़ा अगर खेल कोई कर सकता है तो राज्य शासन ही है, और इसलिए इस राज्य शासन को फिर से नहीं लाना है। और ये काम ताकत से अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ हमारा संगठन कर सकता है, क्योंकि संगठन के ही जान पे हम चुनाव लड़ते हैं। आवाम वोट डालेगी, लेकिन आवाम के पास पहुंचेगा कौन? तो आवाम के पास जितेंद्र आवाड़, शमीम भाई, शाहरुख पठान, हमारे भाई साहब सिराज डोंगरे, ये सबका चेहरा लेके पहुंचेगा कौन? आप लोग पहुंचेंगे। सभी नगर सेवक यानी जिला भाई है, हमारे यूनुस भाई है, हमारे रियाज भाई है, हीरा पाटिल है। तो संगठन की एक बड़ी जरूरतमंद बात होती है, जरूरत होती है
मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैं महाराष्ट्र घूमने जाऊंगा, घूमने नहीं प्रचार करने जाऊंगा, तो मैं इसके ऊपर भरोसा रखे जाऊंगा। मुझे आज भी रात को चित्रकूट जाना था, मुझे साहब का फोन आया था, मुझे चित्रकूट आना है कल मीटिंग है चित्रकूट में। मैंने बोला मैं नहीं आ सकता हूँ, मेरी दूसरा मीटिंग। पहली बार मैंने साहब को नाम दिया, लेकिन लोग चाहते हैं कि जितेंद्र रावत हमारे इलाके में आए, बात करें। लेकिन जब तक मुझे तुम आश्वासित नहीं करो, मुझे संगठन ये नहीं कहेगा कि साहब तुम महाराष्ट्र में घूमो, महाराष्ट्र में इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाओ, इस सरकार के खिलाफ हमला, जब तक यूं ये नहीं कहोगे कि साहब तुम जाओ, हम तुम्हारे लिए यहां बैठे, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। अपना घर सुरक्षित हो तो बाहर देखो, घर में अगर असुरक्षित है तो बाहर का घर मत देखो। इसलिए तुमसे मिलना बहुत जरूरी था, मेरे से गलती हो गई कि मैं कहीं से आया, मैंने आना चाहिए था, लेकिन अभी कुछ मीटिंग थी तो उसकी देरी लग गई। अब जो उम्मीदवार होता है ना, उसको 10 लोगों को भी नाराज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई मीटिंग में बुला दिया तो ना भी नहीं बोल सकता है, डर जाता है कि सारा बोलने की बोलियां करने लगा है। तो तुम समझ सकते हो, हमारा तो फुटबॉल हो जाता है। मुझे मालूम है कि शमीम भाई के दिमाग में गुस्सा से कंप्लीट हो रहा है, पर मैं क्या करूं, मैं तो फुटबॉल हूं। इसने इधर से मारा, इसने उधर से मारा, इसने उधर से मारा, गोल तक पहुंचा, फिर वापस आ गया। ये तो हालात है, तो ये सब अभी सहन करना पड़ता है। लेकिन मुझे एक ही आश्वासन चाहिए, ये चुनाव में बहुत पैसा आएगा, बहुत पैसा। ये पैसा इसलिए आएगा कि जितेंद्र रावत महाराष्ट्र में नहीं घूमना चाहिए। जितेंद्र रावत अजित पवार के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। अरे जो आदमी थी उससे किसी से बात ही नहीं करता, तो क्या राजनीति करेगा? मैं अजित पवार के बारे में बोल रहा हूँ, उसको कभी पूछा कार्यकर्ता के साथ ठीक से बात किया गया? अरे तेरा क्या हो गया? कुछ खाया होगा, तेरे से पैसे दिए होगा तो बोल। और तेरे नाम पे राजनीति नहीं कर रहे, हम तो शरद पवार के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, और आज के फाखर से बता रहे हैं कि हम शरद पवार के नाम से राजनीति करते हैं और आपके बहुत करते हैं। तुम हमको ऐसा इस्तेमाल करते थे जिसे तुम्हारे घर के बर्तन मांगने वाले हैं, हमको नहीं पसंद। मैं जितना भी साल उनके साथ रहा, मेरी अजित पवार से कभी नहीं चली। और क्या करते हैं आप शरद पवार, उनको बोलो तो शरद पवार नाराज हो जाएंगे, डर था, इसे बुला नहीं करते थे। जिस दिन समझ में आया तो साला इसने अपने बाप के खिलाफ बोल दिया, तो मैंने मेरा पूरी खोल दिया और ऐसा बोला कि जितने कपड़े थे सब निकाल डाले। अरे तुम काहे को नीचे में गए, हमको मालूम है ना भाई, हमसे पूछो। अरे गए तो गए, चुप ना। शरद पवार का आखिरी भाषण कब होगा पता नहीं, क्या बहुत गिरा दे रहे हो क्या? हुक्म करेंगे सोच रहे क्या? कोई आदमी है इधर जाता हूँ अपने बाप को, अपने चाचा की मौत के बारे में सोचता है? अजित पवार वो आदमी है जिसने चाचा की मौत के बारे में सोचा। बोले बुढ़ा हो गया, सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि ये पार्टी अपना मालिकाना हक जताते पार्टी पे। अरे वो अपना मालिकाना हक जताते तो तुम 5 बार मुख्यमंत्री बनते क्या? 5 बार इसके सहारे बने क्यों? हमारे यहाँ बोलो किसके सहारे बने?
शरद पवार साहब ना, तो उनको एक जवाब बोलना कि इंसानियत है क्या? और फिर क्या हो गया लोकसभा के चुनाव में? जिस बारामती के ऊपर दादागिरी करते थे, उसी बारामती के लोगों ने 50,000 से पीछे रखे। तब तो बोले थे मुझे काट दूंगा, समझे भाई मालूम नहीं, मालूम है ना? जो बड़ी सभा में अजीत पवार बोले थे कि मैं मुझे काट डालूंगा, पीछे डालूंगा बारामती। अभी तक तो नहीं काटी है, शायद हजार नहीं मिला। तो ऐसा है कि कोई हमको उनके जायदाद से प्यार नहीं है, उनसे कोई नफरत नहीं है, लेकिन शरद पवार से बहुत ज्यादा प्यार है। हमारा पाप है। वो एक वाहिद आदमी था जिसने बाबरी मस्जिद टूटने के बाद पहली बार कहा था कि बाबरी मस्जिद वही बननी चाहिए जहां पे वो शहीद हुए। ये है शरद पवार। तो दिखाते नहीं है, वो करके बताते हैं। लोग उनको जाना जाने क्या क्या समझते हैं, लेकिन इतना सेक्युलर आदमी मेरी जिंदगी में मैंने कहीं नहीं देखा। हर जाति का, हर धर्म का सम्मान करना जानते हैं। परसों मैं उनके पास गया था, उतने में भोली समाज के आपके कुछ लोग आए थे वहां पे। कुछ सैयदना का परसों कुछ उनको गुजर के कुछ साल हो गए, तो आपने कुछ रखा था। वो लोग उसका सब खाना स्वीट से के साथ को मिल आए थे। सैयदना साहब की बहुत अच्छी दोस्ती थी। साहब जब वर्षा में रहते थे तो बराबर पीछे बाजू में सैयदना का मकान था, तो घर में आना जाना खाना ये बहुत बार होता था सैयदना साहब। तो वो याद दिलाने के लिए आए थे कि सैयदना का बहुत प्यार था आपसे, आप बताओ हमें क्या करना है। तो साहब बोले जाऊंगा सही मंजिल पे। क्या मंजिल हो? सही मंजिल। और मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, जल्दबाजी में नहीं है, अपन आराम से बैठ के बात करेंगे। और मुझे पता है कि उनको साहब ने बताया कि आऊंगा तो मैं और यही आऊंगा कि ये आप मेरा माइनॉरिटीज में ये हमारा वारिस है। आप माइनॉरिटीज के आगे की बात नहीं पूछना, आपको दो नाम देना होगा आपको, वो दो लोगों से सामने क्या है। हम जाने वाले लोग सही मंजिल में। ये यूपी की प्रोजेक्ट है ना आपका, इसकी यूपी वो बोल रहे थे साहब को मैंने बोला कि जितने जितेंद्र आवाज ने मदद हमको की, उनकी मदद आज तक नहीं। एक सरकार ने तो इसकी बंद कर रहा, बाद में ऊपर से टपली आई तो थोड़े से सुधर गए। तो मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे बुजुर्ग साथियों, आपको इस बार घर घर जाना है, आपको जितेंद्र आवाज बनना है। समीम खान है, शानू पठान है, हमारे सब लोग है, भाई साहब है, सिराज मोहम्मद, रेहान भाई, इमरान भाई, सब भाई, राधा साहब, बबलू शेखान, सोहेल खान, गणेश मुंडे और जावेद मेडिकल और सैयद ये जफर सैयद, मेशा शेख, शाकिर ताते, काजी मुगरे, ये सब जितेंद्र आवाज बनती जाएगा। नहीं इधर बैठे हुए सब। और रिजवान भाई क्या कर लेगा? रिजवान भाई को जरा मैं थोड़ा काम करना कोशिश करने वाला हूँ, तो समझ जाएंगे क्या देखो दोस्ती की कहा रिजवान भाई, लेकिन कहाँ निभानी की है उसकी भी जगह। दोस्ती तो सब निभाते हैं लेकिन दिखते नहीं है। आपके दिल में कुछ नहीं है लेकिन आप दिख गए ना, दोस्ती बातें हुए। तो ये संभाल के तो भाई और बहनों, ये 3 महीने मेरे ख्याल से 27 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मीटिंग है मुंबई में, 7 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी और 15 से लेकर 30 नवंबर तक चुनाव हो जाएगा। हमको इतना ही देखना है, सिर्फ महाराष्ट्र की गुमराह करवा की बात मत सोचो,
जहां जहां आपके रिश्तेदार है, जहां जहां आपके दोस्त यार है, सभी को बोलो सेक्युलर लोगों के लिए वोट डालो और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री बैठना चाहिए। ये काम मेरे लिए तो मेहनत करो, लेकिन मेहनत उन सब लोगों को करो जो 288 में हम 180 तक पहुंच जाए, ताकि हमारी ताकतवर सरकार वहां पे बैठे। और फिर हिम्मत करेगा ये बोलने की कि मस्जिद में घुस के भी बीमार होगा, कोई हिम्मत नहीं करेगा। कोई हिम्मत नहीं करेगा, कोई हिम्मत नहीं करेगा किसी चाचा को उधार उठाने का, कोई हिम्मत नहीं करेगा किसी मस्जिद को शहीद देने का, शहीद कर देने का, मस्जिद पे पथराव करने का, कोई हिम्मत नहीं करेगा। हम वही काम करेंगे कि किसी ने मंदिर पे पथराव किया तो उसको भी वही कानून, और किसी ने मस्जिद पे पथराव किया तो उसको भी वही कानून में फर्क नहीं होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, और हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले तो बहुत देरी हो चुकी है, उसको भी उनकी लगी है, दुनिया को बहुत भूख लगी है, फिर भूख लगी है, दुनिया सर्टिफिकेट ले रहा है क्या? बैठो। तो मैं तो इसे एक बार आपसे माफी चाहता हूँ, बहुत लंबी बात करनी थी, बहुत कुछ आपके सामने बोलना था, देश में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे मालूम है आप भी अंदर से जरा नाराज हो गए। आवाज साहब हमेशा जेडीसी आते हैं, लेकिन मेरी गलती है, मेरे साथ सब कुछ और लोगों की गलती है, लेकिन आप नहीं होगा तो मुझे माफ कर दो। मैं हाथ जोड़ के समीम भाई और आप सबकी माफी चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। और